दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शुक्ला आपका TQM सर्विसेज चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको अवेयरनेस देने जा रहा हूं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट तो हर कोई बता देता है क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है डिपार्टमेंट के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से आपको कौन कौन से इस स्टैंडर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। मैं OP शुक्ला QMS ऑडिटर एंड कंसल्टेंट। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9910544222 8888222379। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इससे रिलेटेड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो आइए देखते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले हम देखते हैं कि ISO के अंदर कौन कौन से क्लॉजेज़ हैं। पहले क्लॉज को एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पर आएंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ISO स्टैंडर्ड के अंदर फॉलो करने होते हैं अगर हम सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्लॉज आता है 1 जिसको हम स्कोप बोलते हैं, 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस, 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस। इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो स्टैंडर्ड के क्लॉजेज हैं सिर्फ उसको बता रहा हूँ। 4.0 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 4.1 में अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, देन डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, देन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। 5.0 है लीडरशिप, इसके अंदर है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, देन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशंस रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इसके बाद हम चलते हैं 6.0 प्लानिंग, इसके अंदर आता है एक्शन ऑफ एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, देन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। उसके बाद आता है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर आते हैं सबसे पहला रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद 8th क्लॉज आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देन प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविज़न, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स। ये 8th क्लॉज के अंदर आता है जो इस ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद 9th क्लॉज के अंदर हम आते हैं। 9th में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसके अंदर जो मेन कंटेंट्स हैं मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, देन इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू। देन 10th क्लॉज है इम्प्रूवमेंट का, इसके अंदर जितने भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। देन जनरल, नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ये जो एज़ पर स्टैंडर्ड जो हमारे 10 क्लॉजेज हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट है, मैंने एज इट इज़ इसको एक्सप्लेन किया है जो स्टैंडर्ड के अंदर बोला गया है। लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ के कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि इसके रिक्वायरमेंट के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है। अगर हम एक एज ए कंपनी इम्प्लीमेंट करते हैं क्वालिटी सिस्टम को तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है अगर आप QMS इम्प्लीमेंटेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। कि टॉप मैनेजमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ के बारे में सबसे पहले बताता हूँ मैं। सबसे पहले आता है क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट। हमारी कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है और ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होती है। देन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके टारगेट्स, इसको हम दूसरी भाषा में KPI भी बोलते हैं, ये दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल डिटेल्स, कंपनी के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट आपके पास होना चाहिए कि डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन, हम किस स्कोप के लिए सर्टिफिकेशन लेने जा रहे हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, ये आपको किसी इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करना होगा किसी भी डॉक्यूमेंट के रूप में। उसके बाद हमारी कंपनी में एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, कौन सी एक्टिविटी एज़ पर स्टैंडर्ड हम एक्सक्लूड कर रखे हैं,
उसका इन्फॉर्मेशन कहीं पर होना चाहिए। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से लेकर के जितने भी प्रोसेस ऑनर्स हैं उन सब का आपके इसके अंदर जिक्र होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसके बाद एज पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिफाइन होना चाहिए, ये भी रिटर्न में होनी चाहिए और कम्युनिकेटेड होना चाहिए जिस पर्सन के लिए ये बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं हम सबसे इसमें कंटिन्यूशन में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, हमारे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से रिस्क हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़। लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इट्स एक्सपेक्टेशन, हमारी कंपनी के इंटरेस्टेड पार्टी कौन से हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपके पास रिटर्न डाउन होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन मैट्रिक्स कि एक दूसरा जो डिपार्टमेंट है, जितनी भी लीगल अथॉरिटीज़ है, किससे कौन कम्युनिकेट करेगा और कैसे सर्कुलेट होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे पास आउट की जाएगी टॉप टू बॉटम, उसका एक मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए जो जिससे ये देख के पता लग जाए कि अगर मेरे को किसी को कॉन्टैक्ट करना है, आपके यहाँ पर देखना है, तो किसको इन्फॉर्मेशन मेरे को पास आउट करनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, कंपनी के अंदर जितनी भी नॉलेज है उसको हम कैसे पास ऑन करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, कैसे वो सर्कुलेट होगी अपर टू डाउन द लेवल, उसका हमारे पास कोई प्रोसेस होना चाहिए जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद समय समय पर मैनेजमेंट जो मीटिंग होती है उसका नोटिफिकेशन आपको एमआर के थ्रू आता है, ये टॉप मैनेजमेंट देता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो हमारी उसके अंदर डिस्कशन होती है उसके मिनट्स बनते हैं, ये भी डॉक्यूमेंटेड चाहिए होता है। अगर आपका ऑडिटर पूछता है तो आपको ये रिटर्न में आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर जो इसका निष्कर्ष निकलता है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का, उसके कुछ एक्शंस प्लान होते हैं, वो सारे आपको इसके अंदर लिखने होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे इसके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं अगर हम ISO इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे कंट्रोल करना है वो इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद रिस्क एनालिसिस का एक प्रोसीजर होता है। देन इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर होता है कि हम इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे, कौन करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोसीजर के अंदर दी जाती है। और लास्ट में आपको इस इंटरनल ऑडिट के जो रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद होता है मैनेजमेंट रिव्यू का प्रोसीजर कि मैनेजमेंट रिव्यू करेगी तो क्या क्या रिव्यू करेगी, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे अंदर, उसके अंदर कौन कौन उसके अंदर शामिल होगा, वो सारा इस प्रोसीजर के अंदर लिखा होता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, अगर हमारी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है या नॉन कन्फर्म का होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, वो सारा कुछ इस प्रोसीजर के अंदर दिया होता है। फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट्स, ओवरऑल सिस्टम, प्रोडक्ट, प्रोसेस सब के अंदर जब भी हम कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम करते हैं वो इस प्रोसीजर के अंदर दिया हुआ है, किस तरीके से करना है। तो ये आपके 6 प्रोसीजर्स हैं जो कम से कम अगर हम QMS इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें कम से कम 6 प्रोसीजर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक है ये। तो अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। मार्केटिंग के अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहला इसके अंदर जो रिकॉर्ड बनाना होता है, अगर कोई हमारे पास न्यू इंक्वायरी आती है तो उसके लिए हमारा एक रिकॉर्ड बनता है जिसको बोलते हैं न्यू बिजनेस इंक्वायरी रिकॉर्ड। इसको मेंटेन करना होता है कि कितनी इंक्वायरी हमारे पास आई है और किस पे हमने क्या एक्शन लिया है टिल कस्टमर परचेज ऑर्डर। उसके बाद कस्टमर के जितने ऑर्डर्स होते हैं उसके साथ हमने ऑर्डर को मॉनिटरिंग कैसे करते हैं डिस्पैच रिकॉर्ड के साथ, वो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आते हैं उसका रिव्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। देन समय समय पर हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे फॉर्म कस्टमर से लेते रहना चाहिए। और हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती है कस्टमर के थ्रू तो उसका क्या रिकॉर्ड है हमारे पास, वो रिटर्न डाउन होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी कंप्लेंट्स आई है हमारे पास उसका करेक्टिव एक्शन आपने क्या लिया है वो रिटर्न डाउन होना चाहिए। उसके बाद जब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो उसका वेरिफिकेशन और इफेक्टिवनेस क्या रहा वो हमें इसके अंदर मेंटेन करना होता है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई कस्टमर प्रॉपर्टी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो ये आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड इतने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने होते हैं अगर हम QMS इम्प्लीमेंट करते हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपके पास लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर होना चाहिए, जिससे आप कोई भी काम करवाते हैं या रॉ मटेरियल लेते हैं या कोई भी परचेसिंग करते हैं तो आपके पास सबसे पहले लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर होना चाहिए। और उसका तरीका क्या होता है, सप्लायर असेसमेंट रिकॉर्ड, कि आपने उसको किस तरीके से अप्रूव किया है वो आपके पास सप्लायर की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके असेसमेंट के रिकॉर्ड आपके पास डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। उसके बाद सप्लायर को हम परचेज ऑर्डर किस तरीके से देते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और सप्लायर को हम शेड्यूल कैसे देते हैं, कई बार छोटी कंपनीज होती हैं तो वो फ़ोन पे सारा कुछ बताते हैं, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है वर्बल ऑर्डर, तो उसको आप मेंटेन करके भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो आता है कि हमारे जितने सप्लायर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस की हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। ISO के अंदर जो उसकी हमारी रिक्वायरमेंट्स है क्वालिटी, डिलीवरी एंड क्वांटिटी, ये तीनों के ऊपर हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है परचेज डिपार्टमेंट की। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया है और एट द लास्ट प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैंने आपको अपना ईमेल भी लिखा है, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं मेरे को। और अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आती है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे हो सकती है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ये जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके तरीके से कर सकते हैं। तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो हमने प्लानिंग करी है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग तो कर ली लेकिन हमारा हुआ क्या एक्चुअल, तो उसका भी डेली, वीकली और मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये जो आपका प्रोडक्शन सुपरवाइजर होगा या प्रोडक्शन इंचार्ज होगा वो ये मेंटेन करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रिजेक्शन रिकॉर्ड भी होते हैं, तो डेली रिजेक्शन और रीवर्क रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। उसके बाद मंथली रिजेक्शन ट्रेंड आपके पास होना चाहिए, जो आपका रिजेक्शन हुआ है उसका ट्रेंड आपको डिस्प्ले कर सकते हैं। और PPM या परसेंटेज लेवल पे जैसा भी आपको सूटेबल लगता है या फिर जैसे आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मंथली रिजेक्शन का जो ट्रेंड है आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जब आप मंथली रिजेक्शन निकालेंगे तो उसके बाद आपके पास उसका एनालिसिस आता है। तो ये मंथली रिजेक्शन एनालिसिस आपके पास इसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कि आपने क्या प्लानिंग करी थी और एक्चुअल में आपका क्या रिकॉर्ड रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, ये आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। और साथ में जितनी भी मशीनें आपके पास उन सबके पे कैसे वर्क करना है वो सारी आपके पास वर्क इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए आपके पास। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की मशीन्स हैं, किस तरीके से आपके यहाँ लोग वर्क कर रहे हैं। और ये लोकल लैंग्वेज में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर बना देते हैं और आपके जो वर्कर्स हैं अगर उसको पढ़ नहीं सकते हैं तो वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का था रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम चलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास लिस्ट ऑफ मशीन्स होनी चाहिए। जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी मशीनें हैं, किसी भी तरीके की हैं, किसी भी प्रोसेस की हैं, उन सब की एक डॉक्यूमेंटेड लिस्ट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, मशीन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस पर, और उसकी कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जितनी मशीनें हैं उसका आपका शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बनेगा। ये आपका एनुअली बनता है। ये जनवरी टू दिसंबर भी बना सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अप्रैल टू मार्च। उसके बाद जब भी मशीनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका एक मशीन ब्रेकडाउन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग, वो आपके पास पूरा होना चाहिए, मशीन ब्रेकडाउन रिकॉर्ड। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जब जैसे हमने प्लानिंग करी हुई है मेंटेनेंस करने की, उसके अकॉर्डिंग जब जब मेंटेनेंस होगा प्लान के अकॉर्डिंग
तो उस हिसाब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट होती है जिसके अंदर हम ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमें मेंटेनेंस के टाइम पर चेक करना है। उसके बाद डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड कि मशीन में हमें डेली क्या क्या चीज़ चेक करनी है, ये बेसिकली ऑपरेटर करता है और जो आपका फोरमैन है या सुपरवाइज़र है वो उसको रिव्यू करता है। उसके बाद मशीन हिस्ट्री कार्ड होता है हमारे कि मशीन की जब से मशीन आई है और तब जब तक मशीन रहेगी हमारे पास उसकी पूरी हिस्ट्री क्या, कब कब उसका मेंटेनेंस हुआ है, कब कब उसका ब्रेकडाउन हुआ है, वो सारी हिस्ट्री इसके अंदर मेंटेन रहती है। उसके बाद आपके जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उसका एनालिसिस और उसका ट्रेंड। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की मशीन से प्रोडक्शन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। और यदि आपकी मशीनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो ये आपको और फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास लिस्ट ऑफ टूल्स एंड डाइज होनी चाहिए अगर आपके कंपनी के अंदर एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टूल्स एंड डाई ब्रेकडाउन रिकॉर्ड, उसका ब्रेकडाउन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जैसे हम मशीन का मेंटेन करते हैं। उसके बाद टूल्स एंड डाइज का हिस्ट्री रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और जब जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसका प्लान होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि टूल्स डाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान आपके पास होना चाहिए, कब कब टूल की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी है और जब जब टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो उसका क्या क्या रिकॉर्ड होगा, क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे, वो इसके अंदर आपको मेंटेन करने होते हैं। इसके बाद टूल्स एंड डाई ब्रेकडाउन का एनालिसिस आपको करना होगा, उसका ट्रेंड चार्ट कि आपका जो ब्रेकडाउन है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, कहाँ पे हमें मेंटेनेंस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो ये आपको मेंटेन करना होगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कंपनी के अंदर रीढ़ कह सकते हैं, रीढ़ जो कि पूरी कंपनी को संभाल के रखता है। सबसे पहले आपके पास एक मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट की लिस्ट होनी चाहिए कंपनी के अंदर, कौन कौन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद उसका कैलिब्रेशन प्लान होना चाहिए। कैलिब्रेशन प्लान के बाद जितने भी प्लान के अकॉर्डिंग जो कैलिब्रेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड चाहिए, यानी कि जो आपके कैलिब्रेशन अगर आप बाहर से करवाते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको रखने हैं और उसको रिव्यू करते रहना है। उसके बाद सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए आपके पास इनकमिंग, इन प्रोसेस और पीडीआई का, कि जब भी आप इंस्पेक्शन करेंगे इनकमिंग या इन प्रोसेस या पीडीआई में तो क्या सैम्पलिंग होगा आपका, कितने पीसीस चेक करेंगे, कब कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। उसके बाद जब भी आप इनकमिंग इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड बनता है जिसको इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं हम, ये आपके पास मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद सेटअप अप्रूवल रिकॉर्ड होना चाहिए। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्वालिटी वाला सेटअप अप्रूव करता है कि हाँ इसका जो पीसी से स्टार्टेड है वो सही आ रहा है एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं और एक फ्रीक्वेंसी, हर एक कंपनी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन की, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का। उसके बाद जब आप मटेरियल को डिस्पैच करते हैं तो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है जो कस्टमर को मटेरियल के साथ देनी होती है। तो ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट को डिपेंड करता है, लेकिन अगर कस्टमर नहीं मांगता है तो हमारे पास पीडीआई इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अभी कंटिन्यूशन में है और इसके अंदर हम मेंटेन करते हैं प्रोसेस शीट, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो ही चीज़ बता रहा हूँ कि प्रोसेस को अच्छा चलाने के लिए, ऑपरेटर को समझाने के लिए हमारे पास प्रोसेस शीट या ऑपरेशन स्टैंडर्ड होगा तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हमारी लिस्ट ऑफ कस्टमर ड्राइंग होनी चाहिए कि कस्टमर की हमारे पास कौन कौन ड्राइंग है विथ रिवीजन स्टेटस। कई बार हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि जो हम कस्टमर की ड्राइंग्स मेंटेन करते हैं उसका साथ रिवीजन स्टेटस मेंटेन नहीं करते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपैप अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो अगर उसने बोला हुआ है तो आपको पीपैप देना होगा। उसके बाद कस्टमर ड्राइंग की फाइल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 कस्टमर है तो 10 फाइल्स अलग अलग होनी चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, और हर एक कस्टमर की फ़ाइल बनी होनी चाहिए लिस्ट के साथ, और वो ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए एकदम सही होनी चाहिए। कई बार कंपनीज में देखता हूँ मैं कि ड्राइंग को ऐसे रखते हैं एकदम रद्दी अवस्था में, तो उसकी एकदम सही रखनी है हमें। पॉलीथीन के अंदर होनी चाहिए,
साइंड होनी चाहिए, कंट्रोल्ड मास्टर स्टैम्प जैसी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद रिजेक्शन एनालिसिस रिकॉर्ड, जब भी रिजेक्शन होगी हमारा तो उसका एनालिसिस क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, इन फ्यूचर उसके ऊपर कैसे मॉनिटरिंग करनी है, वो सारा क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है। कुछ कंपनीज में गेजेस भी होते हैं, तो हमारे पास गेज अगर हैं एप्लीकेबल है तो लिस्ट ऑफ गेज और उसका वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है, ये भी कैलिब्रेशन की तरह ही है। उसके बाद हमारे पास ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल होती है, ड्राइंग फाइल या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर जितने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हमारे ख़राब हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जो सही नहीं हो सकते हैं, कैलिब्रेट नहीं हो सकते हैं, तो उनका हमारे पास अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद जब हम इंस्पेक्शन करते हैं या क्वालिटी डिपार्टमेंट को ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा मटेरियल रिजेक्ट है, ओके है या होल्ड करना है या वर्क इन प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारे टैग्स यूज़ करने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ पे कौन सा टैग को यूज़ करना है। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद चलते हैं हम डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो आईएसओ कोऑर्डिनेटर हम कह सकते हैं, ये कंपनी ने अपॉइंट किया होता है कि जितनी भी क्यूएमएस की एक्टिविटीज़ है वो ये व्यक्ति मेंटेन करता है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है जो हमें ज़रूरी होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स एमआर के पास होने चाहिए। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एक लिस्टेड होना चाहिए जिसके अंदर रिटेंशन पीरियड मेंटेन करना होता है हमें। अगर रिटेंशन पीरियड नहीं है तो आप क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, अगर आप किसी डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स, ये अगर आप कोई अदर स्टैंडर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास विथ रिविजन स्टेटस। उसके बाद एनुअल इंटरनल ऑडिट प्लान, हम एक साइकिल के अंदर इंटरनल ऑडिट करते हैं तो वो एमआर की एक्टिविटी है कि कब कब ऑडिट होना है, उसका एक प्लान बनेगा। उसके बाद ऑडिट से पहले उसको शेड्यूल देना होता है कि कौन सा ऑडिटी रहेगा, कौन ऑडिटर रहेगा और कब कितने बजे कितने तारीख को होता है, वो इस के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद ऑडिट कंडक्ट होगा एज़ पर चेकलिस्ट और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जितनी भी नॉन कन्फर्मिटी आई है उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है। उसके बाद जितनी भी नॉन कन्फर्मिटी है उसकी एक समरी बनती है, तो इंटरनल ऑडिट समरी बोलते हैं जिसको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एमआर मेंटेन करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर एचआर एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, चाहे वर्कर हो चाहे स्टाफ हो, उसके ऊपर सारी डिपेंड करता है कि वो कितने स्किल्स हैं, उनका क्या कॉम्पिटेंसी लेवल है, उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग मिली है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी व्यक्ति जिसको भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है वो मेंटेन करेगा। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपके पास स्किल एंड कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया चार्ट होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर किस व्यक्ति को किस पोस्ट पे अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो क्राइटेरिया इसके अंदर दिया होता है। उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो स्किल एंड कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया चार्ट के अंदर दिया होता है। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वर्कर हो चाहे स्टाफ हो, उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। उसके अंदर उनकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन और साथ में एक्सपीरियंस। उसके बाद ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को कौन सी ट्रेनिंग नीड है, तो उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग नीड के अकॉर्डिंग एनुअल ट्रेनिंग प्लान बनेगा कि कौन सी ट्रेनिंग कौन से महीने में कौन देगा और किसको दी जाएगी, वो इस प्लान के अंदर होता है। उसके बाद जब ट्रेनिंग परफॉर्म होगी या कंडक्शन होगा ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड बनेगा कि किन किन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी। उसके अंदर डेट, टाइम, फैकल्टी सब कुछ रहता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उसका इफ़ेक्टिवनेस कि ट्रेनिंग जो हमने दिया वो कितनी इफ़ेक्टिव रही, वो आप जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया आप उनसे बात करके पता लगा सकते हैं। आप ये क्वेश्चन से भी पता लगा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं या फिर वर्बली भी बात करके पता लगाया जा सकता है। ये एज़ पर आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते हैं।
साथ में जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो जो फैकल्टी को उसके कंटेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि वो ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या उन्होंने बताया है, ताकि अगर दोबारा भी आपको रिपीट करनी हो तो फिर से ट्रेनिंग को लिया जा सके। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो HRM ट्रेनिंग के अंदर आपको मेंटेन करने होते हैं। तो स्किल एंड कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया चार्ट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, एनुअल ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड, ट्रेनिंग कंटेंट्स। उसके बाद जितने भी प्रोसेस के एसोसिएट्स होते हैं जो प्रोसेस पे वर्क करते हैं उनकी स्किल मैट्रिक्स ज़रूर होनी चाहिए। कौन सा पर्सन है, किस लेवल का है, वो लेवल आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्टोर्स एंड डिस्पैच, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर्स एंड डिस्पैच। इसके अंदर क्या क्या आपको मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट आती है फीफो वर्क इंस्ट्रक्शन, कि फीफो को हमें कैसे मेंटेन करना होता है, फीफो कैसे हमारे यहाँ पे वर्क करेगा, उसकी एक वर्क इंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ डिस्प्ले होनी चाहिए स्टोर के अंदर। उसके बाद रॉ मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करते हैं वो वहाँ पे होना चाहिए, और हर एक रॉ मटेरियल, अब ये रॉ मटेरियल में आपका BOP भी हो सकता है, शीट्स भी हो सकती है, XYZ जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उन सब का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद रॉ मटेरियल का स्टॉक और कितना है हमारे पास, और उसका इशू कहाँ पे कब इशू किया है, किसको किया है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद डिस्पैच रिकॉर्ड, जो हमारा FG है उसको जब हम डिस्पैच करेंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उसका फिनिश गुड्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और फिनिश गुड्स का स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे पास कितना आया है और कितना बचा हुआ है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमारी जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 के लिए जाते हैं तो एक बेयर मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन और एनी रिक्वायरमेंट फॉर्मेट, यू कैन राइट अस। मेरा मेल ID है brsqms.services@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। और जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहता है तो उसके लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं OP शुक्ला आप सभी को धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी ये प्रेजेंटेशन देखी। थैंक यू वेरी मच।